ओके जी, बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है, जैसे अगर कभी किसी को पता नहीं चलता कि उसको कोई चोट लग गई है, कभी हमें किचन में लग जाती है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो कहीं छुरी चाकू चल रहा हो तो वो चोट लग जाती है, और वो कोई ऐसी जगह पे लग जाती है जहाँ पे आपको पता नहीं लगता। कभी कुछ लड़के, कुछ लड़कियाँ इश्क व माशूक़ी में आके तो अपने हाथ काट देती हैं। अब वो वेन की किस जगह पे उनसे ये गलती हो जाती है कि उनका जो है ना हाथ अगर वो अपना काट लें या कोई ऐसा अटैम्प्ट कर लें, तो अब वो जो ब्लड है वो नहीं रुक रहा होता, और उस सिचुएशन में बंदे की जान जा सकती है। क्योंकि थोड़ा बहुत वो जब ये फतूर सवार होता है, जो कि बहुत गलत है, तो मैं देखती हूँ नौजवान नस्ल में ये एक टेम्परमेंट भी जो इस तरह का पाया जाता है कि फ़ौरन अटैम्प्ट कर देंगे। लड़की ने हानि की, लड़की ने ब्लॉक कर दिया तो फ़ौरन जाकर अटैम्प्ट करेंगे, मैं जान ले लूँगा अगर तुमने, और साइकोपैथ हरकतें। तो उसमें ऐसी जब फिर ये गलती कर देते हैं और जब डॉक्टर के पास जाते हैं इस तरह के पेशेंट्स, तो उनको क्या सिचुएशंस और क्या परेशानियां जो हैं वो फेस करनी पड़ती है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरा, फिर आपको पता है ऐसे हादसाती गोली, कहीं आप बाहर जाएं, आपको हालात का कोई पता नहीं है, किसी जगह कोई फायरिंग हो रही हो, ठीक है, आप हवाई किसी गोली का शिकार हो जाएं, तो जब किसी बंदे को कहीं गोली लग जाए, कहीं टांग में, किसी जिस्म के किसी हिस्से में, तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है। अगर चाहे तो किसी के पाँव में या किसी के हाथ में, किसी के शोल्डर में गोली लगी है, तो उस सबसे पहले तो उस बंदे को जिसको गोली लगी है उसको अपने आप को किस तरीके से मैनेज करना है, वो क्या सिचुएशन है जो सबसे पहले करनी है, या फिर उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उसको किस तरह से, किस सिचुएशन में उसको फ़र्स्ट एड देंगे। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, ना हमने कभी इस बारे में सोचा है। बट अनफॉर्चुनेटली हालात कुछ इस तरह के हैं कि अब हमें ये चीज़ों के बारे में भी बात करनी पड़ी है, और इस तरह का टॉपिक जो है हमें डिज़ाइन करना पड़ रहा है। ऑनेस्टली कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि ये वक्त भी आएगा और हम ये सब भी जो है ना अपने आप को बचाने के लिए इस टॉपिक के ऊपर भी बात कर रहे होंगे, लोगों को समझा रहे होंगे। अच्छा, इसे कहते हैं हम लोग इसको इंग्लिश में जो कहते हैं वो कहते हैं हम लोग पेनिट्रेटिव इंजरीज़, ठीक है, पेनिट्रेटिव इंजरीज़। और ये एक मैं तो कहूँगी कि मैं तो पहली मर्तबा ये नाम सुना, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी सुना भी नहीं, ना मुझे पता है इसके बारे में कोई इंक्वायरी। आज आपके सामने खुद इसकी इन्फॉर्मेशंस भी हासिल करूँगी, और आप तक भी हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर अहमद अली, ठीक है, थोरेसिक सर्जन हैं, और इनसे आज सारे सवाल करेंगे। आप कॉल्स भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है जी आपकी? सर देखिए, ये वक्त भी आ गया कि हमें ये सवालों का इस्तेमाल करना पड़ा है कि हम इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेंगे कि अगर हादसाती कोई किसी को चाकू लग गया है बाज़ार में, और किसी को कोई हवाई गोली आ गई है, तो ज़रा फ़र्क बता दें कि किस तरीके से हमने अपने आप को ठीक करना है, बचाना है, या कोई किसी की मदद करनी है। देखें, ये अब ऐसी चीज़ है कि इससे आप कभी तो गलती से जो है इसके जद में आ सकते हैं, या फिर हमारे माशरे का अब कुछ हिस्सा इस तरह से बन गया है, लोगों की टॉलरेंस इतनी कम हो गई है कि ये चीज़ें बहुत आम होती जा रही हैं। तो डेफ़िनेटली इन बातों को समझना और इस पे डिस्कस करना अब हमारी मजबूरी है। पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह का कोई इवेंट हो गया है, किसी को कोई चाकू लग रहा है, कोई लड़ाई हो गई है, कोई फायरिंग हो गई है, उसकी जद में आ गया कोई बंदा, तो जो लोग उसको देख रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सबसे पहले उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उनकी अपनी सेफ्टी ज़रूरी है, सीन सेफ्टी ज़रूरी है। एक जगह पे ओपन फायरिंग हो रही है या फिर लड़ाई हो रही है जिसमें कोई इस तरह के शार्प इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपने उस लड़ाई में कूदना नहीं है, आपने सीन सेफ्टी को मद्देनज़र रखना है। सर यही तो मैं एक बात कह रही होती हूँ कि अभी देखिए एक हादसा हुआ था ना लास्ट, जिसमें बस एक बूढ़ा आदमी था, उसने चाकू निकाल के तो गला ऐसे काट दिया उस बंदे का। तो इतने लोग खड़े थे, सब कहते वीडियो बनाओ, तो इतनी सी छुरी थी, तो इतने लोग खड़े थे, अगर उसका हाथ पकड़ लेते, 2-3 बंदा भी उसका हाथ पकड़ता, वो किसी का जोगा नहीं था। तो देखिए, किसी की लड़ाई में नहीं पड़ना, मगर एटलीस्ट किसी की जान बचाने के लिए इधर तो मर्दानगी दिखाने का वक्त था। नहीं, डेफिनेटली अगर कोई इस तरह की चीज़ है जिसको आप समझते हैं, अगर बचाते हुए मैं कहती हूँ अगर कुछ अटैम्प्ट हो गया या कोई आपको पता है, तो फिर उसका सिचुएशन जो है, क्योंकि तेज़ धार छुरी होती है, तो उसका नुकसान कितना होता है बॉडी में। डेफिनेटली जो तेज़ धार आला है वो नुकसान तो देगा। अब अगर आप समझ रहे हैं कि आप उसमें इंटरवीन करते हैं और आपके इंटरवीन करने से किसी की जान बचाई जा सकती है, तो आप उसमें इंटरवीन करें। लेकिन एक जगह पे जहाँ पे कोई इस तरह की लड़ाई हो रही है जिसमें आपको कूदने से कोलेटरल डैमेज हो रहा है, ठीक है ना,
आपने आमतौर पे देखा होगा, दो लोग लड़ रहे हैं और एक उसमें छुड़वाने के लिए गया है, जो छुड़वाने के लिए गया है उसकी ज़्यादा पिटाई हो जाती है बजाय इसके कि जो आपस में लड़ रहे हैं उनकी नहीं, उसको 4 चपेड़ें ज़्यादा लग जाती हैं, ज़्यादा लगती हैं, ठीक है ना। उससे पूछो क्या हुआ, वो कहते मैं तो लड़ाई में बचाने गया था। मैंने पिछले महीने ही एक पेशेंट को ऑपरेट किया, उससे मैंने पूछा कि जी आप कहाँ से, उन्होंने कहा मैं सऊदी अरब। मैंने कहा पाकिस्तान में आए तो आपको गोली कैसे लगी? कहती बच्चों की लड़ाई थी, मैं तो गया था वहाँ पे सुलह सफाई कराने, वहाँ फायरिंग होगी, मुझे गोली लगी। ठीक है, तो इसमें सीन सेफ्टी का जो है वो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी इस तरह की चीज़ हो रही हो तो पहली बात तो ये है कि आपने 1-5 को इन्फॉर्म करना है, 1122 को ऑन बोर्ड लेना है, सीन सेफ्टी को इंश्योर करना है। उसके बाद जब आपको लगे कि आप सीन सेफ है, आपके इंटरवीन करने की जो है परमिशन कि आप अंदर जाएं और उसमें आपका अपना जानी नुकसान ना हो, उस टाइम पे आप अप्रोच करें। उस टाइम पे जाके आप बंदे को असेस करें, उससे बात करें, उसका जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन जितना आपको समझ आती है करें। अगर उसका कॉन्शियस लेवल ठीक है तो उससे पूछें आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है, आप मुझे सुन सकते हैं, फिर देखें उसको सांस आ रहा है या नहीं आ रहा, और उसको तसल्ली दें। ठीक है, उसको तसल्ली दे के उससे एक फिर्म लहजे में बड़े एम्पैथी के साथ बात करें कि हमने एमरजेंसी सर्विसेज को इन्वॉल्व कर ली है, 1122 की टीम जो है वो बस आती ही है, आप जो है वो तसल्ली रखें, आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, खुद भी बंदा अपनी फ़र्स्ट एड कर सकता है? अगर कर सकता है, अगर आपके पास कोई है नहीं और आप अकेले ही हैं उस जगह पे तो डेफिनेटली फ़र्स्ट एड कर सकते हैं। जिस तरह घर में किसी खातून को किचन में काम करते हुए छुरी हाथ में लग गई, उंगली कट गई या फिर हाथ में कोई ज़ख़म आ गया, तो उसमें डेफिनेटली आप अगर अकेले हैं तो आप अपनी फ़र्स्ट एड कर सकते हैं। पहला एलिमेंट ये है कि सबसे पहले आप उस औज़ार को साइड पे करें जिस औज़ार से आपको नुकसान पहुंचा, ताकि किसी और को ना लग जाए। दूसरे नंबर पे ये है कि जिस जगह से आपको ब्लीडिंग हो रही है, अब पहला रिस्पांस यही कोई साफ़ कपड़ा लेके उसके ऊपर रखें और प्रेशर दे दें। अगर आपके पास कपड़ा भी नहीं है तो आप अपने हाथ से उस जगह को दबा के रखें, फिर्मली उसको इतना दबाएं कि वहाँ से ब्लीडिंग होनी बंद हो जाए। फिर जब आपको कॉल फॉर हेल्प करनी है, किसी को बुलाना है, अब कोई आता है आपके पास आके आपको अटेंड करता है, तो उस बंदे को चाहिए कि सबसे पहले वो बाजू के उस हिस्से से थोड़ा सा पीछे एक टॉर्निकेट बांधे, कोई कपड़ा बांधे या फिर कोई प्लास्टिक की चीज़ इस तरह से फिर्मली बांध दे कि वहाँ से ब्लीडिंग होना मज़ीद रुक जाए। अच्छा, एमरजेंसी सर्विसेज को इन्वॉल्व करें, 1122 को कॉल करें, उनको क्लियर कट बताएं कि किस नौइयत की एमरजेंसी है। अच्छा, कितने लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, किस तरह से इंजर्ड हुए हैं और किस किस्म की हमें हेल्प चाहिए। आया उन्होंने एक मोटरसाइकिल भेज के पट्टी करनी है या फिर उन्होंने फुल फ्लैज जो है एक एम्बुलेंस भेजनी है और वहाँ से एवैक्यूएट करके आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। अच्छा। और इंतज़ार करें जब आपके पास वहाँ पे हेल्प पहुँचे, उस हेल्प के थ्रू आप जो है वो शिफ्ट हों। अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ हेल्प नहीं पहुँच सकती, हाँ, फिर उस सूरत में आप अपनी मदद आपके तहत कुछ कोशिश करें। किसी लड़ाई में चाकू या छुरी जो है किसी बंदे के दिल के बिल्कुल करीब भुक गई हो, तो क्या उस सिचुएशन में कोई बंदा जब उसको देखे तो उसके दिल के करीब जो छुरी उसको ये चाकू भुक गया है वो निकाल सकता है वहाँ से, उसको खींच के निकालना है बाहर? मगर वैसे मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे दिमाग में आ रहा है कि मैंने एक बहुत पुरानी कोई इंग्लिश मूवी देखी थी, उसमें ये था कि वो बंदा बता रहा होता है, एक विलन, कि जब किसी को चाकू भुकता है तो वो एक जगह तो बनाता है अपनी, मगर जब चाकू को बाहर निकाला जाता है तो वो सब कुछ काट कूट के बाहर निकलता है। तो अब इस सिचुएशन में जो बंदा फर्स्ट एड के लिए आया है, चाकू भुका हुआ है, वो बाहर निकाले या डॉक्टर के पास लेके जाए? देखिए, किसी को अगर चेस्ट में इस तरह की पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है जिसमें चाकू लग गया या कोई शार्प ऑब्जेक्ट लग गई है, हाँ, ठीक है, समटाइम ऐसे होता है, कोई बच्चा है वो किसी सलाख के ऊपर गिर गया है, जंगले के ऊपर गेट के गिर गया, उसको अंदर चीज़ लग गई है, तो पहली काम तो ये है कि आपने ना तो उसको हिला के देखना है कि ये हिलता है या नहीं हिलता, और ना ही आपने उसको बाहर निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वाइटल इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। कि आपको किसी को चेस्ट में चाकू लग गया और चाकू उधर है मौजूद, तो आपने उसको ना तो हिला के देखना है, ना ही आपने उसको बाहर निकालने की अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि चाकू जिस जगह पे गया उस चीज़ को वो ऑलरेडी डैमेज कर चुका है। अब जब बाहर निकलेगा तो वाकई ये बाकी चीज़ें काट कूट देगा। चाकू की प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे एक टेम्पोनार्ड इफेक्ट है, एक प्रेशर इफेक्ट है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग और बाकी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा स्टॉप हुई हुई। और जब कोई बंदा वहाँ से निकालेगा तो वो ज़ाहिरी बात है मज़ीद इंजरी करके बाहर निकलेगा और वहाँ से जो ब्लीडिंग होगी वो उससे ज़्यादा होगी जितनी उसकी मौजूदगी में थी। तो ऐसी सिचुएशन में किसी को चाकू लग गया चेस्ट में, ठीक है, आपने उसकी बेस के ऊपर चाकू के साथ ही उसकी ड्रेसिंग करनी है, उसी तरह से उसको एवैक्यूएट करना है और आपने एमरजेंसी में, करीब तरीन एमरजेंसी जो भी है आपके, उधर आपने पहुँचना है।
उसको आपने गौर रिमूव से करने की सुन कोशिश लें नहीं करनी। दोबारा से। कुछ बच्चे कभी खेल रहे होते हैं, किसी ऐसी जगह पे गिर जाते हैं, कोई चोट लग जाती है, कोई चीज़ अंदर भुग जाती है, या कोई लड़ाई हो रही हो, कोई ऐसा वार हो जाए चाकू का, छुरी का, जो दिल के आसपास कहीं ऐसे बॉडी में जब उसको आर पार करके अंदर घुसे, तो आपने उसको वहाँ से मूव नहीं करना, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ठीक है। और आपने उसको वहीं पे पट्टी करनी है, वहीं पे उसके ब्लड को रोकने की और फर्स्ट एड कॉल करने की चीज़ें जो है ना वो जमा करनी है, ताकि जो सिचुएशन है वो डॉक्टर तक पहुँचाए। ऐसे ही है जी। ओह माय गॉड। अच्छा, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक और मैं बात करना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है। आप आमतौर पे देखेंगे रोड के ऊपर एक्सीडेंट होता है, कोई गिरा मोटरसाइकिल से, उसको चोट लगी। अब जो इमीडिएट लोगों का रिस्पांस है वो ये है कि वो आते हैं, उसको उठाते हैं, बिठाते हैं और जल्दी से उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, कि जी पानी लाओ, पानी लाओ, जल्दी से इसको हर पानी जगह पिलाओ। देखा हुआ है। ठीक है, ये बड़ी कॉमन सी सर चीज़ है। इसको हम ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बाइक वाले जो है ना मोस्टली, मैं रोज़ आती हूँ, मैं रोज़ ये देखती हूँ, रोज़ जाती हूँ, मैं रोज़ ये देखती हूँ। इस पर ज़रूर बात करेंगे उनको क्या करना चाहिए और हमें उनको देख के क्या करना। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ओके जी, वेलकम बैक। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर से सुनिएगा क्योंकि ये आपके काम के लिए भी है। जितने भी बाइक में हजरात आते हैं जाते हैं, ये गौर से सुने कि उनकी फ़र्स्ट एड वो खुद और जो देखने वाले जो लोग रास्ते में गाड़ियाँ रोकते हैं, किसी बाइक वाले को जब इंजरी हो जाती है, कोई गाड़ी लग जाती है, उसको कोई चोट लगती है और ज़ख्मी होता है, खून खून होता है, या कोई हड्डी पसली उसकी टूट जाती है, हमें नहीं पता, उस बंदे को उस वक्त उसको भी नहीं पता होता कि उसको कहाँ कहाँ चोटें आई हैं। वो तो बाद में उसको पता चलता है, अच्छा मेरा ये भी मसला हो गया, मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया, अच्छा असली जिस्म का ये हिस्सा मूव नहीं कर रहा था। हम जो उसको देखते हैं, जिस सिचुएशन में भी देखते हैं, दो बंदे हाथ से पकड़ते हैं, दो बंदे उधर से पकड़ते हैं और उठाते हैं, उसको किसी गाड़ी में डालते हैं और उसको कहते हैं चलो फर्स्ट एड के लिए ले जाओ। अब इस सिचुएशन में क्या करना है? देखें, आप ट्रॉमा हो गया आपके सामने, ठीक है, सीन सेफ्टी आपने इंश्योर करनी है कि वो दोबारा किसी चीज़ से ना टकरा जाए, और उस जगह को अगर कॉर्डन ऑफ कर सकते हैं तो कर लें। आमतौर पे हमारे यहाँ तो ये देखने में आता है कि एक बाइक गिरी है, तकरीबन 20-25 बाइक रुक जाते हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, और बहुत सारे लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। अब इसमें चलें, वो तो हमारा एक हिस्सा है, एक कल्चर है कि लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने की नीयत से आते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन इस सारे असना में एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं जिसकी वजह से अगले बंदे की जान जा सकती है। वो ये है कि जैसे ही वो एक बंदे को अप्रोच करते हैं, वो जाके सबसे पहले उसको उठा के बिठाते हैं और पानी मंगवा के उसको कहते हैं जल्दी से पानी लाओ, इसको पानी पिलाओ। ठीक है, वो बंदा अनकॉन्शियस स्टेट में, सेमी कॉन्शियस स्टेट में, उसको पानी पिलाते हैं और वो पानी जो है वो सारा एस्पायरेट कर जाता है, उसके लंग्स में चला जाता है। पहले जो उसको इंजरी हुई थी वो माइल्ड सी इंजरी थी जिसकी वजह से वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में था और उसने बच जाना था, ठीक हो जाना था, और आपने अपनी नादानी के अंदर या ना समझी की वजह से उसको पानी पिलाया, वो उसने एस्पायरेट किया, अब उसके सांस की नाली बंद हो गई है, उसके फेफड़ों में पानी चला गया, वो सांस नहीं ले सक रहा और उसके लिए जानलेवा सूरत हाल बन गई। ओके। इमरजेंसी में हम अक्सर पेशेंट ऐसे देखते हैं जिनको माइल्ड ट्रॉमा होता है लेकिन वो एस्पायरेशन के साथ आए होते हैं। तो ये बड़ी कॉमन एक मिस्टेक है, घरों में भी ऐसा ही होता है, किसी को चोट लगी, कोई बच्चा गिर गया, उसको सबसे पहले उठा के बिठाते हैं और उसको पानी पिला देते हैं, उसके मुंह में पानी लगा देते हैं कि जल्दी से पानी पिला दो इसको, ये ठीक हो जाए। तो ये एक बड़ी नादानी है। वो कहते हैं ना नादान दोस्त। एक और सवाल भी साथ ऐड कर दूं कि जब बाइक वाला, उसको कोई गिर गया, उसको चोट लगी, तो उसको पकड़ के लेके जाते हैं साइड पे, ठीक है, और जो उसको बोलते हैं पकड़ के कि चल के दिखाओ, चल तो सकते हो ना, सब सही है, ये सिचुएशन में भी बताएं। नहीं, इस सिचुएशन को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। देखें, कोई बाइक से गिर गया, उसको बोलते हैं ना चल के देखो तुम ठीक हो कि नहीं। स्पाइन की सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, एक बंदा बाइक से गिरा है, अब आमतौर पर लोग हेलमेट पहनते हैं, हेलमेट पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो सख्ती कर रही। अब हर किसी ने हेलमेट पहना हो तो हेलमेट पहनने की वजह से हेड इंजरी का एलिमेंट जो है वो काफ़ी कम हो गया। लेकिन ये है कि आपकी स्पाइन और आपकी कमर की जो स्पाइन है, सर्वाइकल स्पाइन और लंबर और थोरेसिक स्पाइन, इसकी सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है। अब आप गिरे हैं, आपको चोट लगी है, अब आपको नहीं पता कि आपकी स्पाइन की स्टेबिलिटी है या नहीं है। अगर आपका मोहरा हिल गया और आप वहाँ पर गिरे पड़ें तो आपको अगर कोई ऐसे ही रैंडमली उठाता है और आपकी गर्दन लटक जाती है तो हो सकता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड ही ट्रांसेक्ट हो जाए और आप पूरी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज हो जाएं। तो स्पाइन की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि सीन सेफ्टी इंश्योर करना वहाँ पे जो लोग हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे भी होते हैं बाइक पे सवार, बेगमात भी, क्योंकि फैमिली जा रही होती है पूरी, तो जब औरतों को चोट लगे और बच्चों को चोट लगे तो उस सिचुएशन में बच्चा जब बाइक से गिरा है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है? अगर आप खुद से अपने तौर पे उसको वहाँ से मोबिलाइज़ कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये रोड के सेंटर में गिर गया, इसको उठा के साइड पे लेके जाने की ज़रूरत है, तो उसका एक तरीका कार है। सर, अगर कोई हाथ ही टूट गया है तो वो उठाए हाथ के थ्रू जाता है?
खींचा इधर 2 हाथ से और 2 पाँव के, मोस्टली ये इसी तरह से मैंने देखा है लोग पकड़ के लेके जाते वो मैं आपको, तो बच्चों को भी इसी तरह? नहीं, बच्चों को इस तरह से नहीं कर सकते ना, उसमें स्पाइन को स्टेबल करना ज़रूरी है, लिम्ब को स्टेबल करना ज़रूरी है। जो फ्रैक्चर हो गया है, जहाँ पे टूट गया, उस चीज़ को आप स्टेबल करेंगे तो मज़ीद इंजरी से बच जाएंगे। अब किसी के अगर गर्दन में चोट आ गई है, ज़ाहरी तौर पे तो आपको नहीं नज़र आ रही, लेकिन उसका एक मोहरा फ्रैक्चर हो गया बेसिकली, ठीक है। अब अगर आपने उसको उठाया है और आपने उसकी स्पाइन को सीधा नहीं रखा, उसको स्टेबल नहीं किया, तो आपने चाहते ना चाहते हुए उसकी स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी कर दी, जो कि ज़्यादा वर्स है बजाय इसके कि आप उसको वहीं पे लेटा रहने देते। एक मैंने वाकया जो है वो हमारे डॉक्टर साहब में सुनाते हैं, उनको घुड़सवारी का शौक़ था, ठीक है। वो घोड़े से गिरे और उनको सर पे चोट आई, गर्दन में चोट आई। अच्छा। अब वो खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। अब वो इस चीज़ को समझते थे कि भाई मैं गिर गया हूँ, मुझे चोट आई है और मुझे शदीद दर्द जो है वो गर्दन में हो रही है। उनका ड्राइवर और जो उनके केयर टेकर थे भागे उनको उठाने के लिए, उन्होंने उनको रोक दिया हाथ के इशारे से, मुझे हाथ को ही ना लगाए, क्योंकि उनको पता था मेरी स्पाइन में जो है वो चोट आ चुकी है। उन्होंने वहीं से जो है वो फ़ोन मिलवाया, अपने दोस्त को बुलाया, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, स्पाइन सर्जन थे, उन्होंने आके उनकी स्पाइन को पहले स्टेबलाइज़ किया, कॉलर लगाया, फिर उनको तरीके से वहाँ से उठाया और उनको शिफ्ट किया इमरजेंसी में। सिर्फ इस मैनूवर की वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो बच गई और वो नॉर्मल है, अब दोबारा सर्जरीज कर रहे हैं। अगर वो लोग वहाँ पे उनको उठाते, मोबिलाइज़ करते, उनकी सर्वाइकल कॉर्ड अगर देखें हराम मगज़ दरमियान में जा रहा है, वो तो एक नरम सी चीज़ है, अगर वो इंजर हो जाता तो शायद वो पूरी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज हो जाते और दोबारा ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल ना हो सकती। अच्छा, जो ड्राइवर होता है, गाड़ी चला रहा होता है, उसको जो उसका स्टीयरिंग होता है मोस्टली वो चेस्ट पे जाके बहुत ज़ोर का हिट करता है। हमारे पास सारी गाड़ियाँ वैसी तो नहीं होती हैं कि एयर बैग खुल जाए, बंदा बच जाए, तो वो जो चेस्ट पे जाके हिट करती है तो सबसे पहले ना सब कुछ ही बॉडी का निज़ाम ख़त्म हो जाता है। इस सिचुएशन में बंदा फंसा हुआ भी होता है, गाड़ी से उसको निकालना, उसको क्या मतलब प्रेशर देना है सांस के लिए, कुछ इस तरह करना है, कोई ऐसी देखिए सिचुएशन? गाड़ी के अंदर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको हुई है, एक्सीडेंट हुई है और आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है, फिर बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप आगे जाके स्टीयरिंग को टच हों। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, फिर डेफिनेटली आप स्टीयरिंग को जाके लगेंगे और आपको स्टीयरिंग व्हील इंजरी होगी। उसकी बड़ी बुरी ट्रॉमा होती है, हार्ट भी इफेक्ट हो सकता है, चेस्ट बोन जो फ्रंट स्टर्नम है इसका भी फ्रैक्चर हो सकता है। अब जो लोग वहाँ पे उसको देख रहे हैं, जो लोग अटेंड कर रहे हैं, वो लोग अगर उसको टाइमली कॉल कर दें एमरजेंसी सर्विसेज को और उनको बुला लें, तो एमरजेंसी सर्विसेज उसको सेफ़ तरीके से गाड़ी से बाहर निकाल लेंगे और वहाँ से शिफ्ट आउट कर देंगे। अगर लोग अपने हेल्प खुद कर रहे हैं और अपने तौर पे उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर चांसेस हैं कि जो इंजरी गाड़ी ने काज की है या स्टीयरिंग ने कॉज की है, उससे वर्स हम उसको और इंजरीज जो हैं वो कॉज कर दें वहाँ पे। अच्छा, कुछ सिचुएशन में बंदा बेहोश हो जाता है तो लोग जो हैं उसके मुंह पे थप्पड़े मारते हैं, पानी फेंकते हैं बहुत ज़्यादा। अब वो अगर लेटी हुई पोजीशन में है तो पानी पूरा मुंह पे ऊपर डाले जा रहे हैं, पानी पे पानी फेंक रहे हैं, थप्पड़े मारे जा, तो ये सही है होश में लाने के लिए? होश में लाने के लिए किसी को जेंटल टैप करना, हल्का सा पिंच करना, एक स्टिमुलस देना, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़ोर से थप्पड़े मार रहे हैं तो ये तो जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। अगर एक बंदा बेहोश हो गया है तो उसमें एक BLS का प्रोग्राम है जो कि सिखाता है कि आपने बेसिक लाइफ सपोर्ट किस तरह से देनी है, लोगों को किस तरह से अप्रोच करना है अगर कोई आपको ट्रॉमा में या फिर अनकॉन्शियस स्टेट में मिल गया। सबसे पहले तो आप उसको अप्रोच करें, उसको वर्बल कमांड दें, उससे पूछें आपका क्या नाम है, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हैं। अगर वो वर्बल कमांड पे आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, उस सूरत में आप उसको जेंटल सा टैप करें चेस्ट पे, ठीक है, या हल्का सा पिंच करके देखें। वो अगर आपकी साइड पेनफुल स्टिमुलस पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो फिर आपने देखना है कि उसकी कैरोटिड्स आ रही हैं, आया उसकी पल्स जो है वो मौजूद है, आया वो सांस ले रहा है, आया उसका एयरवे और ब्रीदिंग सिस्टम काम कर रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें काम नहीं कर रही तो फ़ौरन आपने कॉल फॉर हेल्प करनी है, इमरजेंसी सर्विसेज को इन्वॉल्व करना है, और उस सूरत में आपको CPR करने की ज़रूरत है, चेस्ट कंप्रेशंस देने की ज़रूरत है। जिस टाइम तक आपको हेल्प नहीं पहुंच जाती उस टाइम तक अगर आप कंप्रेशंस करें तो आप पेशेंट को आर्टिफिशियली 3 to 5 मिनट्स तक ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं, ब्लड की सप्लाई पहुंचा सकते हैं, ताकि उसकी जान जो है वो बच जाए। अच्छा, पेट में छुरी या गोली लग जाए फिर किस पोजीशन में लिटाना है उसको? अगर किसी को चेस्ट में गोली लग गई है या पेट में गोली लग गई है तो वो इनिशियली सामने तो आपको एक छोटा सा वूंड ही नज़र आएगा, लेकिन कंसील्ड इंजरीज़ पेट के अंदर और चेस्ट के अंदर वो बहुत ज़्यादा करेगी। अच्छा। जो जो साइड इंजर्ड हुई है उसको रिकवरी पोजीशन में कन्वर्ट करते हैं, जो साइड इंजर हुई है उसको नीचे की तरफ करते हैं, पेशेंट को करवट दे देते हैं दूसरी साइड पे, ठीक है, इसको रिकवरी पोजीशन कहते हैं।
ताकि आपका एयरवे जो है वो पेटेंट रहे। अगर किसी को वॉमिट आती है तो वो अगर सीधा लेटा हुआ है तो वो अनकॉन्शियस स्टेट में, सेमी कॉन्शियस स्टेट में उसको अपनी एयरवे को क्लियर नहीं कर सकता। अगर आप उसको रिकवरी पोजीशन, जिस तरह हम करवट लेके लेटते हैं, अगर आप उसको रिकवरी पोजीशन में कर दें तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा उसका एयरवे, और अगर उसको वॉमिट आती है या किस तरह का मसला होता है तो वो उसको आराम से खुद से क्लियर कर देगा। कुछ बंदे स्विमिंग पूल में चोट इंजरी लगा लेते हैं, कोई ऐसी फ्लाई जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, जाके वो सीधा जो है ना फ्लोर पे भी लगते हैं, और उसके बाद वो तैरने की कोशिश भी करते हैं और ऊपर आ भी जाते हैं, लोगों को बताने की कोशिश भी करने की मतलब ट्राई तो करते हैं, मगर वो सिचुएशनली अपने आप को बचा नहीं पाते और कुछ इसी तरह ना डूब के मर जाते हैं। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर हम किसी बंदे को ऐसा देखेंगे उसको कोई ऐसी इंजरी लगी है, कोई चोट लग गई है, तो फिर हम क्या करें? स्विमिंग पूल और इस तरह की जगह हैं पब्लिक जो यूज़ करती है, वहाँ पे SOPs इंश्योर होने चाहिए कि इस तरह की चीज़ को प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि अगर आप प्रिवेंट कर लेंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे बचत हो जाएगी। तो इसमें वैसे ये है कि अगर बंदा बेहोश हो रहा है, उसके पेट में पानी चला गया या लाइफ गार्ड, देखें SOPs हैं ना। आप पहली बात ये है कि जिस पूल की इतनी डेप्थ नहीं है कि उसके अंदर हाई जंप किया जाए या बोर्ड जंप किया जाए, वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं होना चाहिए जंप करना, ठीक है। दूसरे नंबर पे जिस टाइम पे वहाँ पे लोग नहा रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं उस टाइम पे लाइफ गार्ड वहाँ मौजूद हों, वो विजिलेंट हों, वो देख रहे हों। अगर किसी को वो देखें कि इसको चोट लग गई, ये ड्राउन कर रहा है, तो उसको ड्राउन करने से पहले हेल्प पहुंच जाए और उसको बाहर निकाल लिया जाए। परफेक्ट। अब जब वो बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद फिर वही मैनूवर है, आपने पेशेंट का कॉन्शियस लेवल देखना है, एयरवे देखना है, ब्रीदिंग देखनी है। अगर वो ब्रीद नहीं कर पा रहा, उसने बहुत सारा पानी एस्पायरेट कर रहा है, तो फिर आपने चेस्ट कंप्रेशंस करनी है। फिर जब वो कफ आउट करने लग जाए तो उस टाइम पे आपने उसको रिकवरी पोजीशन में कन्वर्ट कर देना। मुंह से सांस देते हैं वो भी सही है? माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना और CPR करना, इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग है। अब जो हर बंदा नहीं कर सकता, हर बंदा कर सकता है अगर वो ट्रेंड है, लेकिन ये है कि सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन करना ही इनफ है, उससे भी जान बचाई जा सकती है। अगर आपको कुछ भी नहीं करना आ रहा, अगर आप बैड चेस्ट कंप्रेशंस भी कर रहे हैं, तो नो चेस्ट कंप्रेशन से बेहतर है कि आप बैड चेस्ट कंप्रेशंस कर दें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद। आपको हम दोबारा मधु करेंगे। आज बहुत अच्छी तरीके से आपने हमारे इस कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को जो है ना एलैबोरेट किया। बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। विल सी यू आफ्टर शॉर्ट। या अल्लाह, आ गई मेरी बहन। मुझे पता है क्या कह रही है? क्या कर रही हो तुम? कॉफ़ी क्यों पी रही हो? मना कर रही हूँ, कॉफ़ी क्यों पी रही हो? मैं ताज़ा दही लेके आई हूँ। कौन कह सकता है? नईमा जी आ गई है और अब आके वो पता है पहले पूरा अपना नुस्खा मुझ पे आजमाती है। मैं उनका टेस्टर हूँ, तो जो मुझ पे टेस्ट हो जाता है, फाइन हो जाता है, वो कहती है देखा मैंने तुम्हें कहा था ना तुम ठीक हो जाओगे, और वो हो जाता है। अब कॉफ़ी मना की है, मैंने कहा कोई बात नहीं, कॉफ़ी पी लूँ। हाँ पी लो। हाँ पी लो। अच्छा कॉफ़ी क्यों मना कर, बताया मुझे क्या लेकर आई है? ऐसा क्या, क्यों आप कह रही ताज़ा दही लाई हूँ? आज मैं ताज़ा दही लेके आई हूँ, और दही भी 2 टाइप का लेके आई हूँ। और ये है कि जिस तरह अब आपको, आप कहती है इस टाइम पे, मैं कल आपका प्रोग्राम देखी, क्रेविंग होती है क्योंकि आप अर्ली नाश्ता कर लेती हो। तो उसी सिलसिले में ये है कि मैं लेके आई हूँ आपके लिए घी वाली रोटी। अच्छा। और दही। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि वो लोगों को दिखाना भी है, बताना भी है। रोटी ये है कि जो ख़ास तौर पे जो रात की बची हुई रोटी होती है ना, रात को रोटी पे घी लगा के आप रख दें, और सुबह आप दही के साथ, और दही भी डिफरेंट दही है आज, दही ऐसा डिफरेंट दही लेके आई हूँ कि जो जितना मर्जी मैदे का मरीज हो, जितना मर्जी उसको, जितनी मर्जी उसको मैदे पे स्वेलिंग हो, क्योंकि असल में इन्फ्लेमेशन होती है स्टमक पे ना, जो कहते हैं ना कुछ फंसा हुआ है, खाने का दिल नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही है, और एक अजीब सी इंसान को फीलिंग होती है कि कुछ डकारें आ रही होती हैं, तो वो उन सब का इलाज है। दही जो आज मैंने बनाया है आपको उसमें। अच्छा, एक ब्रेकिंग है, ब्रेक ले लो, फौरन आएंगे, ठीक है? ब्रेकिंग के बाद अल्लाह क्या शो है आज का, अभी तक ऐसा शो नहीं आया। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे, आज मैं आपको बता देती हूँ ग्रॉसरी के ऊपर। नईमा जी ये कह रही हैं कि जो हम ग्रॉसरी लेकर आते हैं ना, अगर सपोज़ हम लाख रुपए की ग्रॉसरी लाते हैं, तो ये हमारे साथ ऐसी हमें ग्रॉसरी की ट्रिक्स बताएंगी जिसमें हम 50,000 में अपने घर का बेस्ट से बेस्ट राशन जो है वो लेके आ सकते हैं, जिस राशन में लोगों की दावतें भी हों। अगर 50 की लाते हैं तो 25 की कर देंगे, 25 की लाते हैं तो फिर अब वो किस तरह मुमकिन है? दालें तो इतनी महंगी हैं, चना इतना महंगा है, अनाज इतना महंगा है, चावल तो हद से ज़्यादा रेट हर किस्म के, तो फिर अब किस किस्म से हमारे घर की ग्रॉसरी जो है वो नॉर्मल हो सकती है और कम बजट में हम बेस्ट खाना खा सकते हैं? जी नहीं बाजी। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ना एक लिस्ट शो करवा देती हूँ, ठीक है?
हम जब जिन जगह पे हमारा बजट 70% आउट होता है ना, उनकी जो लिस्ट होती है वो एक ज़रा खूबसूरत सी और कंप्यूटर से निकली हुई होती है। ऐसे ही है ना, हाँ। ये है हाथ से बॉल पेन से लिखी हुई। अच्छा। ठीक है, ये लिस्ट मैंने खुद बनाई है। ये इसका बिल जो है वो आगे ग्रोसरी वाले ने बना के दिया है। ठीक है, अच्छा। आपको सबसे पहले जो मैनेज करना चाहिए ना कि आप अपने घर में देखें कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। जब हम जाते हैं ना बड़े ग्रोसरी स्टोर पे, ठीक है, मैं एक ना मिडिल तबका जो है हमारे जैसे लोगों का ना लाखों का भी बजट होता है किचन का, ठीक है, लेकिन हम बात करें जिनकी 50 प्लस बस इस हद तक है कि सैलरी की जो हैंड टू माउथ है लोग, ठीक है, वो असल में हो क्या रहा है कि फिजा आजकल ना लोग कॉम्प्लेक्स में मारे जा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे कि ट्रॉली लेके जाना है, एक ऑनर फील करते हैं। जब आप ये परवाह करना शुरू कर देते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर आप खुद ही मारे जाते हैं। इस बात को छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, आपने अपने आप को देखना है। ये ग्रोसरी जो है, ग्रोसरी एक ऐसा औरत का टैलेंट है कि इसमें वो लाखों रुपया सेव कर सकती है। रियली लाखों रुपया सेव कैसे कर सकती है कि मैंने खुद किया। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि ये अब तकरीबन 12 साल पहले की बात है। मेरे घर का जो बजट था ना वो तकरीबन मैंने 6 महीने चलाया। ठीक है, 6 महीने चलाया, ऐसे कि पूरी फैमिली जा रही। जब हम किसी भी मॉल में किसी भी मार्ट में जाते हैं, ठीक है, एक तो वहाँ पे प्रमोशंस लगी होती हैं कि आप जिसको कहते हैं कि एक उन्होंने बना के रखा हुआ बंच के आप ये लें, इसमें ये सेविंग है, ये सेविंग है, लेकिन आप कभी कुछ लेने से कोई चीज़ फ्री भी मिलती है, कोई चीज़ फ्री मिल रही होती है, लेकिन मोस्टली उस चीज़ फ्री की जरूरत, लेकिन उस फ्री के चक्कर में हम ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं। अच्छा, समझने की बात यह है कि वो ज्यादा चीजें फिर आके आपकी कैबिनेट में वो चीजें ऊपर नीचे पड़ी होती, फिर उनके अंदर कीड़ा लग जाता है। ठीक है, एक बंदा जिसके घर का कमाने वाला है, जो एक मर्द है जो कमाता है, ठीक है, उसकी सैलरी सिर्फ आ रही है। पहली बात तो ये कि आजकल की लाइफ में गुजारा नहीं, घर का हर बच्चा कमाएगा तभी आप अच्छा घर चलेगा, तब घर चलेगा। अब बात मैं कर रही हूँ सिर्फ उस बंदे की जो घर में एक कमाने वाला, जिस तरह अब से 10 साल पहले सिर्फ एक मेरे मियाँ थे कमाने वाले। अच्छा, ठीक है, तो हम जब भी ग्रोसरी स्टोर पे जाते थे तो देखे बच्चे थे, 7 बच्चे होते, बच्चे जब साथ जाते, कभी ये चीज़ उठा ली, कभी वो उठा ली, तो वो बज़ाहिर तो देख के, मैं अपने मियाँ की बात करी, मैं सबकी बात करी, जो भी साथ में होते हैं वो मुस्कुरा रहे होते हैं कि हाँ मेरे बच्चे खुश हैं, ट्रॉली में फिर रहे हैं, मॉल में फिर रहे हैं, मार्ट में फिर रहे हैं। ठीक है, वो उसको एक खुशी हो रही होती, लेकिन अंदर से सबसे ज़्यादा जो खुशकी हो रही होती है, सांस खुश हो रहा था, उसी का हो रहा होता है, क्योंकि औरत की सारी बचत, सारा सब कुछ जो है बचत, औरत किफ़ायतशारी में और कंजूसी में फ़र्क है, ये औरत के हाथ पे है। अगर उसने अपने मियाँ को खुश करना है, वो सिर्फ इससे खुश नहीं होगा कि उसकी फैमिली, उसके बच्चे साथ फिरे। जो औरत बचत करके अपने मियाँ को देगी ना, मर्द उससे ज़्यादा खुश होता है। ये एक आप लोगों को मैं कामयाबी का राज बता के जा रही हूँ कि औरत हमेशा वो औरत मियाँ के दिल के करीब होती है जो किफ़ायतशार होती, ना कि कंजूस। ठीक है, किफायतशारी से काम चलाएं। आज आपको कितनी कदरें हो रही हैं, आपको अच्छी बेगम मिली है ना। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मैं आपसे पहले पर्सनल पूछूंगी, कितनी खुशी हो रही है, लड्डू कितने फूट रहे हैं। ऐसी बीवी मिली है जिसको सब पता है, जेब का राज तभी। जेब, औरत की जेब मर्द के दिल के बराबर होती है, मैं ये बता रही हूँ। ब्रेक के बाद आती हूँ, ये आपने जेब और दिल दोनों का हाँ हम कॉम्बिनेशन करेंगे, बिल्कुल। ब्रेक लीजिएगा। अच्छा जी, हम राशन के बारे में बात करें कि किस तरीके से राशन जो है वो कम खर्चे में किया जा सकता है। ग्रॉसरी कितनी अच्छी तरीके से मैं ट्रिक बता रही हैं नईमा जी, और कुछ चीज़ें जो मुझे अभी ब्रेक में दिखा रही थी, वो एक बार टेबल को देखिएगा, ये इधर टेबल पे क्लोज देखिए, ये जो शॉपर्स बनी है, नईमा जी कह रही थी कि इन शॉपर्स में अगर हम राशन लेकर आते हैं तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ज़रा बताइएगा इसके बारे में। हाँ, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, जब हम जाते हैं किसी भी मार्ट में जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने जो चीज़ें लगा के रखी है, तकरीबन वो आपकी जो होती हैं 100 ग्राम, आपको ज़रूरत है 50 ग्राम की। वहाँ पे आप गए हैं तो आपने वो पैकेट जितना बना है ना, आपने उतना ही उठाना है। दालें हैं, लेट से दालों की अगर मैं बात एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको एक, कि दाल आधा किलो से कम वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि मैं भी गई हूँ, जगह जगह गई हूँ, देखा है कि आधा किलो या 1 किलो की पैकिंग होती, पाव की पैकिंग अभी तक किसी की नहीं है। अब मुझे ज़रूरत है 1 पाव की, ठीक है, आपने आधा किलो दाल उठा ली है, कि आपने वही दाल खानी या 1 किलो। मिसाल के तौर पर मेरे घर में वो सामने देखिए मसर रखे हुए हैं, मेरे बच्चे चावल मसर खाते हैं शौक से, तो मुझे पता है कि मसर मैंने 1 किलो ही लेने हैं। वहां से जहां से मैं ले रही हूँ ना, वहां पे मैं टैक्स भी पे कर रही हूँ, जो उन्होंने बड़े बड़े वो सजाए हुए हैं शॉप्स हमारे लिए सहूलत दी, तो उन्होंने अपने खर्चे भी तो वहीं से निकालने हैं ना। एसी जो चल रहे हैं, एसी जो चल रहे हैं, जो आपको ट्रॉलियां दी हुई, स्टाफ के यूनिफॉर्म्स हैं, सब कुछ सारे खर्चे वहीं से निकालने। तो मैं जाके 1 किलो मैंने ले लिए मसर। अब जो मैंने दालें बनानी है, वहां से मैं ½ kg उठा लेती हूँ मूंग की दाल,
वो तो पूरे महीने में नहीं ना पकनी। अब मुझे ज़रूरत है 1 महीने में 2 दफ़ा दाल पकती, 3 दफ़ा पकती। आप करियाना स्टोर पे जाके 100 रुपए की दाल भी मांगेंगे ना तो आपको 100 की भी देगा। आप 50 की मांगे वो 50 की भी देगा। आपने लिए था 100 की? हाँ 100 की 50 की। ये देखिए लिस्ट है मेरे पास। मैंने मिर्चें जो ली है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैं आप लोगों को खास तौर ये देखें, ये पैकेट में ये पाव दाल है, ठीक है। अच्छा। हाँ ये आध पाव दाल है। अच्छा इस तरह लिया है? हाँ मैंने इस तरह लिया। अभी देखें ना मिक्स करके ये 4 दफ़ा बन जाएगी क्योंकि मेरे घर में, क्योंकि मैं ये असल में प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन है ना वो है, तो ये प्रोटीन बच्चों को चाहिए, ठीक है ना। साथ में ये देखें ये काले चने ये आधा किलो लिए मैंने। गरम मसाले की पुड़िया देख लें आप, ये 100 रुपए का गरम मसाला, इसके अंदर लिस्ट भी चेक कर लें। मिक्स गरम मसाला ले आप अच्छी शॉप से जो आपको तसल्ली है कि भाई हाँ ये इसकी साफ सुथरा मसाला है, उधर से ले। ये सौंफ है, ये इस छोटा सा पैकेट आप इसका देख लें, ये 100 रुपए की इलायची है। देखिए वहां पे जाते हैं हम, इलायची 200 से 225 से 220 का मैंने देखा था आखिरी, उसके अंदर थी भी कितनी 22-23 इलायचियाँ थी। ये देखे ना मैंने ये ली है 100 रुपए की इलायची है। जीरा इतना महंगा हो रहा है। जीरा इतना महंगा क्योंकि जीरा देखे ना मेरे घर में जीरा जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो जीरा इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा लेती हूँ क्योंकि मैं अपनी प्रोडक्ट में भी यूज करती हूँ और डिफरेंट जगह पे। और फिर साथ में ये साबुत धनिया मैं दिखाऊं, साबुत धनिया का मैंने पैकेट लिया। आप यकीन माने उसके अंदर कितना होगा, 30 ग्राम धनिया होगा और वो था तकरीबन 85 का पैकेट। अच्छा। और ये 100 रुपए का धनिया है, तो क्या बुरा है फर्क में इतना सारा आ गया। 100 रुपए का धनिया है। तो ये बताने का और ये स्टॉल से जाने का जो मकसद है वो ये है कि आप लोग, ये क्या किया, ये कितने की लिए? ये इमली 100 रुपए की, ये भी? हाँ 100 रुपए की इमली है, ये 100 रुपए की इमली है। हाँ। और ये लिस्ट में देखें ना, ये लिस्ट में आपको नजर भी आएगा कि लाहौरी ये काले चने हैं आधा किलो। अब देखिए मूंग की दाल है पाव है, माश की दाल पाव है, सारी चीजें। लाल मिर्च 100 रुपए की। मुझे कोई जितनी जरूरत है आप पहले चेक करें, ठीक है। अपने घर की ग्रोसरी को पहले चेक करें। मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ कि जो मिडल तबका है, जो कि 70% अपना बजट जो है वो आउट कर देते हैं, तो आप उसमें अच्छा खासा सेव करके अपने घर की और चीज़ों की जो अपने आप की ज़रूरियात हैं, बच्चों के आजकल स्कूलों के खर्चे इतने हैं, आजकल जिनका एक कमाने वाला है वो तो देखिए डेली वेजेस भी जो है वो तो डेली खरीद लाते हैं चीजें, लेकिन जिन्होंने एक टाइम पे खरीदना है वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 हज़ार। अच्छा नहीं जी देखें घरों में आप जाएं लोगों की तो चीज़ों में सुसरियाँ पड़ रही हैं। आटा हाँ जी वक्फर उसमें मिकदार में रखेंगे। हाँ। सुसरियाँ बरसात का मौसम था, चावल में बदबू आ गई लोगों के, ठीक है। ये सब कुछ ये क्योंकि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया अभी इस बरसात, तो वो सुसरी भी आई आटे के अंदर और चावल में भी बदबू आई, तो मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ। मैंने कहा इतना ज्यादा नहीं मंगवाना चाहिए। खराब हुआ ना वो, खराब हुआ। तो मैं लोगों को मैं यही बात बता रही हूँ। सुसरियाँ तो ऐसे कि घर में फैल गई, सोफों तक गुजर गई, सोफों तक। अभी देखें ये मेरे के सोफे उसमें घुस गई जाके। ये देखें मेरे पास अब मिसाल के तौर पे ये पैकेट है ना, जो वो पैकेट होते हैं बड़े वाले बने हुए जो हम लेके आते हैं शॉपिंग सेंटर से, कुछ भी जो सील पैक होते हैं, वो क्या होता है फिजा, वो इस तरह पड़े होते हैं ऊपर नीचे, ब्रांडेड वो देखे नहीं जाते हैं। जो नीचे वाला होता है, बहुत सारी खवातीन को ये पता ही नहीं होता कि मेरे पास मूंगी की दाल पहले भी पड़ी है, ये माश की दाल पहले भी पड़ी है, वो ऊपर नीचे आती रहती है, नीचे वालों में कीड़ा लग जाता है, उसकी वजह से सारी कैबिनेट में कीड़ा हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने घर को अपने बजट के हिसाब से चलाएं, कम खर्च बालानशी। देखिए ये एक औरत होती है, बिल्कुल आपकी बात सही। और कभी कभी जैसे कोई मेहमान आ जाए या कुछ पकाने का दिल कर रहा है, तो आप अपने लिए भी एक पुरानी भूसी हुई दाल निकाल के पका रहे हैं जो कि आपने रखा हुआ था स्टॉक में लाके रखा हुआ था स्टॉक। फिर बहुत सारे घरों की फिजा ये बात है कि खाने बचे हुए पड़े होते हैं फ्रिजों में, ठीक है। फिर वो निकाल के कहते हैं कि बस इस सारे सालन में डाल लें। सालन में नहीं, आप जब फ्रेश सालन बनाते हैं ना, चाहे आप दालें बना रहे हैं, आप गोश्त बना रहे हैं, आप सब्जी बना रहे हैं, कोई भी चीज़ है, आपको अगर लग रहा है कि ये ज़्यादा है या कल को किसी मेहमान ने आना है या बच्चों ने कम खाना है, तो आप फ्रेश सालन निकाल के उसको ठंडा करके उसको फ्रीज कर लें। मैं ये नहीं कहती कि फ्रीज किया हुआ अच्छा है, लेकिन जो 10 दिन फ्रिज में पड़ा रहेगा उसके अंदर जो बैक्टीरिया जाएगा, जो फंगल होगा, उससे बहुत बेहतर है कि आप वो निकाल के उसको सेव करें। अचानक से मेहमान आ जाता, आप निकाल के उसको पेश करें, ठीक है। फिर एक और बात मैं बताऊं, क्योंकि आज खानादारी की सारी बात हो रही है, आप लोगों को पता है कि बचे हुए जो सालन होते हैं उसमें अमूमन हम मैश करके पराठे बनवा लेते हैं, लेकिन शोरबे वाले सालन से आपने कभी पराठा बनाया?
शोरबे वाले सालन से? सालन से, शोरबे वाले सालन की आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक देके जा रही हूँ। अमूमन ये पता है कि आलू मटर हो गया, आलू गोश्त हो गया, तो आप लोगों ने क्या करना, उसके चावल बन जाते हैं क्योंकि इसमें शोरबा होता है। लेकिन आज के बाद आप आलू मटर है, चाहे आलू गोश्त है और चाहे दालें, पतला सालन बचा हुआ है, आपने उसके अंदर ये करना है टमाटर, प्याज, मिर्च, धनिया ये काट के उसी शोरबे के अंदर, और इतना आटा डालें कि पानी की जरूरत ना, वो आटा गूंदे मैश करके। हाँ जी, आप फिर उसके पराठे बना के देखिएगा। मैं कहती हूँ कि ऐसे फ्लफी, ऐसे मजेदार पराठे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये एक ऐसी ब्रेक के बाद आते हैं, ये तो नई चीज थी और नया तरीका था। टेक अ ब्रेक, ओके। वेलकम बैक। और नाज़रीन, अभी ज़बरदस्त चाट मैं खा रही हूँ, और इस चाट की भी कोई रेसिपी जो है ना, वो कोई दही के साथ पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता, मगर उन्होंने कहा है कि मैं मैदे के इलाज के लिए ये चाट लेकर आई हूँ। बिल्कुल। ये क्या है? कब्ज़ कुशा है, तो ये देखने में फ्रूट चाट और इतनी जायके वाली है, तो हाँ ये देखिए इलाज है ये। असल में जिनको सीवियर कब्ज़ होती है ना, खुश्की हो जाती है, तो ये इसके अंदर सारे फ्रूट्स हैं। हम फ्रूट को सिर्फ फ्रूट चाट इंजॉय करते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये मैदे का इलाज है, आंतों की खुश्की का इलाज है। कब्ज़ जो होती है, कब्ज़ कुशा है ये। कब्ज़ पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी आप सिर्फ 3 से 4 दिन इसको सुबह खा लें, दोपहर खा लें, शाम दवाई समझ के खाएं, ठीक है। तो कितना फ्रूट होगा, सिर्फ 1 सेब, 2 केले, थोड़ा सा अमरूद, थोड़ा सा इसके अंदर आड़ू डाल लें, पपीता डाल लें, जो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। आप उसको सिर्फ 3 टाइम खाएं, कब्ज़ कुशा, हद से ज़्यादा। फिर दूसरी चीज़ जो मैंने इसके साथ, आपका गट सिस्टम पूरा ओवरऑल ठीक होगा। दूसरी चीज़ ये कि आज मैं एक अनोखी, जिस तरह मैं आज आप लोगों को दिखाने लगी, देखिए दही आपके सूट से भी थोड़ा सा मैच करके लेके आई, उससे इसको रिलेट करूँगी। ये देखें। अच्छा, आज आपकी बेटी भी मेरे पास है, ज़ोयाली मेरे साथ है। ज़ोया ने आज हमें दही के बारे में कुछ बड़ी डिफरेंट चीज़ें बतानी। पहले वो मैं पूछ लूँ? हाँ, पहले पूछ ले। ये सिर्फ ये इसके मतलब की बताएगी कि अगर इमरजेंसी दही जमाना है, हाँ, तो ठीक है। देखिए ये मैंने मिर्च डाल के, सबको पता है कि मिर्च डाल के अगर आपको इमरजेंसी है दही जमाने की, ठीक है, कि 2-3 घंटे में आपने दही जमाना है। और ये डर में ये, या आजकल के जेंजीज, जिस तरह आजकल का आपका टॉपिक था जेंजीज के बारे में, ठीक है ना, कि वो काम से घबराते हैं, ठीक है, कि लेकिन उनके लिए भी मशवरा है कि अगर आप लोगों ने इमरजेंसी दही जमाना है ना बेटा, तो थोड़ा सा इसके अंदर लगा के, खट्टा ना भी लगाएं, तो सिर्फ ये हरी मिर्चें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, डंडी के समेत डाल दें, ठीक है, सादी हरी मिर्चें। अब ये मैंने जमाई क्योंकि हम तो सदियों से जमाते आ रहे थे, तो ये बेटी जो आज साथ आई है, तो इसने रिसर्च की फिर इसके ऊपर कि साइंस इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी कर रही है, तो इसने जीसी में ना ये फार्मूला पेश किया फर्मेंटेड के बारे में। तो फिर प्रोफेसर्स ने भी और इसने जोया ने भी मिलकर इसके ऊपर रिसर्च की। वो आप जोया, ओवर टू यू, बताइए ये जो हरी मिर्च डाल के दही का, और वैसे दही आया कैसे, इजाद कैसे हुआ, क्योंकि आपने जो सर्च की है तो हमें पूरी इसकी बैकग्राउंड बताएं। पहले तो दही का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब जो हकीम लुकमान है वो ये कहते हैं कि सुबह सुबह जिसने दही खा लिया उसको कुछ नहीं हो सकता, और जिसने रात को दही खाया तो वो बच गया सुबह नेक्स्ट डे, वो ये कैसे मुमकिन है। तो इस तरह की बातें हमें दही की सुनने को मिलती है। इसमें क्या सच्चाई है, इसका बैकग्राउंड क्या क्या स्टोरी है, हिस्ट्री बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बेसिकली योगर्ट पहले तो दूध ही था ना, दूध का कॉन्सेप्ट है कि दूध है, बट उसके बाद योगर्ट कैसे आई, उसके ऊपर डिस्कवरी इस तरह हुई थी कि 6000 या 10,000 BC आप लगा लें, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो फर्मेंटेशन का तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इंसान के एग्जिस्टेंस से पहले का है कि फर्मेंटेशन इज समथिंग देयर, कि प्लांट भी अगर उग रहा है तो उसके पीछे भी फर्मेंटेशन का एक है कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब दही का कैसे आया था, तो बेसिकली पहले क्या होता था कि हम लोग जो हमारे पास गोट है या कैमल्स हैं, हर किसी के जो चमड़ा है बेसिकली उसकी जो खाल है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते थे ज़्यादा पाउचेस, या उसका कोई पाउच, मशकीज़ें हमने सुना हुआ है कि मशकीज़ों में पानी स्टोर करते थे इस तरह। तो उन्होंने जब ट्रैवल करना होता था ना नॉर्थ अफ्रीकन्स ने, तो वो लोग क्या करते थे कि जो गोट है ना, बकरी है, बकरी की जो खाल है उसके अंदर ना दूध स्टोर करके कैमल के ऊपर रख के, हम पे रख के, तो वो ट्रैवल करते थे। तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर दूध जो है ना वो सौर होता जा रहा है, मतलब खट्टा होता जा रहा है, फट रहा है। तो उन्होंने उसके ऊपर बताया कि भाई ये, उसको जब ट्राई किया तो उससे पता चला कि यार ये कोई नई चीज़ आ गई है, मतलब दूध से भी कुछ इन्वेंट हुआ है। तो फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो पता चला कि वो एक योगर्ट है। उस टाइम पे उन्होंने ये सोचा कि शायद ख़राब ना हो गया, यही सोचा ना कि सौर हो गया है, बट उसके बाद उन्होंने जब यूज़ किया तो वो
एक यूजफुल चीज़ थी ना, एक प्रोडक्ट बन गया, उनके पास एक प्रोडक्ट आ गया कि नहीं। इन्वेंशंस पहले इसी तरह चीज़ें बनती थी ना, बियर बन गई, शराब बनती थी, वो भी ऐसे बनती थी इस तरह। तो उन्होंने रिसर्च की कि कैसे हो रहा है, तो पता चला कि अगर हमारे पास जो दूध है, दूध के अंदर एक नेचुरली बैक्टीरियाज होते हैं, तो उसको जब उन्होंने टेम्परेचर दिया, क्योंकि जो खाल है उसका एक नेचुरल टेम्परेचर होता है, तो उसको टेम्परेचर मिला उस दूध को, और फिर उसके बाद जो खाल है उसके अंदर एक बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट होता है, तो उसने उसको फर्मेंट करके उसको दही में कन्वर्ट कर दिया। तो दही का कॉन्सेप्ट ऐसे आया। हरी मिर्च वाला, आई लाइक इट। और हरी मिर्च, हरी मिर्च का कैसे हुआ? हरी मिर्च का बेसिकली पहले प्रैक्टिस हुआ, यही साइंस बाद में आती है, प्रैक्टिस पहले होता है। एक्सपेरिमेंट पहले होता है, चीजें बाद में आती हैं, उसको साइंटिफिकली उसको प्रूव करने के लिए कि आया साइंटिफिकली चीजें प्रूव हो गई है। तो उसमें ये है कि पहले क्या हुआ था कि जो हमारे पास चिली है ना, ग्रीन चिली है, इंडियन साइड से, क्योंकि इंडियंस जो थे इस चीज़ में ज़्यादा माहिर होते थे, ज़्यादा एक्टिव होते थे ना, तो उन्होंने एक दफ़ा क्या किया कि दही बनाई है। दही अगर वो चिली वाली जगह पे पड़ी हुई है जहाँ पे ग्रीन चिली उग रही है, या ग्रीन चिली का उसमें टच कर दिया है, तो वो दही ज़्यादा जल्दी फर्मेंट हो रही है, जल्दी कर्ड लग रहा है उसके अंदर। तो उन्होंने देखा कि यार ये कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना, तो उन्होंने फिर रिसर्च की कि अगर हम इसके अंदर रख देते हैं ना चिली को, बगैर उसका स्टेम उतारे, बगैर उसमें कट लगाए रख देते हैं, तो जल्दी वो दही में कन्वर्ट हो रहा है दूध जो हमारा है। तो फिर बाद में साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च की कि अगर हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है, मतलब क्या साइंस है। तो इससे पता चला ये जो हमारे पास ये है ना ग्रीन चिली, ये इसका स्टेम होता है, ठीक है। इसके ऊपर नेचुरली एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, इसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस है, और जो हमारे पास दूध है उसके अंदर नेचुरली लैक्टिक एसिड होता है। तो वो हमारे पास बेसिकली क्या करना होता है, हमने उसका मैकेनिज्म बनाना होता है। तो उसके ऊपर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, तो उस लैक्टिक, उसके अंदर लैक्टोज जो शुगर है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और वो जल्दी दूध इसके है नेचुरली, इसके ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, तो उसको ज्यादा रैपिड करता है, और जल्दी वो दूध में कन्वर्ट, दही में कन्वर्ट हो जाता है दूध हमारा। और जायका खाने वाला जायका सेम बिल्कुल वैसे, तो किसी पे कट नहीं लगा ना, दही के अंदर मिर्चे कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। तो उसके ऊपर जो नेचुरली बैक्टीरिया है वो उसको उसमें उसको अवेल करके उसको एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है। जोया गिव मी 5, वाओ टू गुड, थैंक यू सो मच जोया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ओवर टू यू मामा, क्योंकि उन्होंने हमें दही की बहुत सारी रेसिपीज बतानी है। आइए जी, अभी क्या बता रही है? ये देखें, अभी ये मैं निकाल देती हूँ इधर से। अभी आपको नजर आएगा, ये इसके साथ ही मैं बताऊंगी कि देखिए दही का पानी नजर आ रहा है, ठीक है आपको। ये दही का जो पानी है ना, ये जिनका लीवर फैटी है, जिनका लीवर फैटी है, ठीक है, या खुदा ना खास्ता, देखिए ये हमारा आजमूदा है कि जिनको हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी मींस के जब लीवर आपका खराब हो जाता है, तो ये उस वक्त दिया जाता है कि आपकी लीवर की वो आखिरी कंडीशन होती है, ये उसको भी रिपेयर करता है। ये इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये दही का पानी, आप एक चम्मच दही निकालें ना साइड से, ये देखें, ये एक चम्मच हमने दही निकाल लिया, ठीक है। ये आपकी इसमें फ्रूट चाट में लेट से मैं डाल देती हूँ, ठीक हो गया। अभी देखिए सारा पानी इधर जमा हो गया। ये जो पानी है फिजा, ये सारा आपके लीवर फैटी के लिए और आपके स्टमक के लिए, और साथ में हाँ ये वाला जो जैसे दही का पानी, दही का ये पानी, ये देखें, ये दही का पानी है, ठीक है। ये वाला कैमरा है ना दिखा रहा है, ये उसके लिए है। और साथ में ये देखिए, ये तो एक्सपेरिमेंट इसने बच्ची ने बता दिया ना, क्योंकि हम तो सदियों से जमाते आ रहे थे इसी तरीके से, लेकिन इसने रिसर्च की, मामा ये है क्या, रिसर्च सामने आ गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे जिस तरह मिसाल के तौर पर जिनकी छोटी बड़ी आंत में कुछ भी आप कहें कि जिनको कोई भी चीज़ सूट नहीं करती, एलर्जी होती है, पेट में दर्द होता है, जिस तरह कोई मेडिसिन नहीं खा सकता, कोई गंदम नहीं खा सकता, मुख्तलिफ तरह की एलर्जीज होती है ना, तो ये जो आपके पास मिर्च है ना, इसी तरीके से आप इसी के साथ ही इसको, अभी इसके ऊपर रिसर्च और हो जाएगी, ठीक है। ये मैं आप लोगों को नया फार्म, कोई भी इसके ऊपर रिसर्च कर सकता है कि ये कैसे है। दही जमाने का सारा बता दिया। इसी के अंदर आपने पुदीना और इसी मिर्च की चटनी बना के आप इस दही के साथ खाएं, जो हमने दही के अंदर दबाई है इसी, मतलब ये जो आपने अभी मिर्ची निकाली है, पुदीने के साथ, इसके हाँ पुदीने के साथ, इसी दही के साथ आप ब्लेंड कर लें, चॉपर कर लें, कुछ भी कर लें, एक चटनी बन गई है ना। जिनको आंतों का इन्फेक्शन है, जिनकी आंतों पे स्वेलिंग होती है, ठीक है, जो थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ की एलर्जी होती है, खा लेते हैं फौरन। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को अंडे की एलर्जी है, ठीक है, कुछ लोगों को गंदम की एलर्जी है, जिस तरह कुछ लोगों को मेडिसिन की एलर्जी है, तो उनके होता क्या है कि फौरन से पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा। आप लगातार ये खाएं इसी तरीके से, इसका दही का पानी भी पिएं और साथ में इसी चटनी, इसी मिर्चों के साथ चटनी बना के खाएं, इंशाल्लाह देखिएगा आपका वो मसला विद इन डेज ठीक हो जाएगा। वाह। और ये क्या है, ये दूसरा दही किस चीज़ का है? ये दूसरा दही, ये मैदे का एक ऐसा मुजर्रिब इलाज है
कि आप, और ख़ास तौर पे वो बच्चे या बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि हम दुबले पतले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना कि हम स्मार्ट हो जाएं, ओबेसिटी पे आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे भी आते हैं वो कहते हैं हम थोड़े से मोटे हो जाएं। ठीक है, तो ये उनके लिए है। जो देसी शक्कर है ना, हाँ। देसी शक्कर दूध में मैंने पकाई है, मीठा दूध। अच्छा, ठीक है, शक्कर वाला मीठा दूध। पहले शक्कर को पकाया दूध में आपने? ये शक्कर आप में कह रही पकाया, हैं? हाँ जी, दूध गर्म किया, उसमें सारी शक्कर डाल दी ना। ओके, उसको वो ठीक पका है। लिया, हाँ। जब वो हो गया 40 टेम्परेचर तक आ गया कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर रही ठीक है, है। तो फिर आपने उसकी दही जमा देनी। अब आप इस दही को ना बेशक इसी तरह दिखाएं लोगों को और इसको टेस्ट करके देखें। अच्छा, हाँ, ये कुंडे वाली दही है, आपने इसी तरीके से जमानी। इसके फायदे आप इसको टेस्ट करें। मैं साथ साथ आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मोटा होना चाहते हैं, ठीक है, जो अपनी सेहत अच्छी करना चाहते हैं, जो अपनी स्किन अच्छी करना चाहते हैं, जिनके बच्चे कमजोर हैं या जो खुद कमजोर हैं, क्या दही है! ओह माय गॉड! मीठा भी देखें इसके अंदर देसी मीठा मैंने डाला है, अच्छे दूध की मैंने दही जमाई है। ये उन लोगों के लिए, ये आपकी कब्ज को ठीक करेगी। जब आपकी कब्ज ठीक होगी, आपका गट सिस्टम ठीक होगा, आपको डकारें नहीं आएंगी, तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी। स्किन के साथ साथ आपके बाल अच्छे होंगे। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा है, Very nice. सबसे बड़ा जो फायदा है कि अगर आप केले के ऊपर डाल के, ठीक है, केले के ऊपर डाल के, मिसाल के तौर पे आप, ये केला है, केले को इसके आप सिर्फ जस्ट केला, अगर जिनके बच्चे कमजोर है ना, वाह। तो वो सिर्फ केले के ऊपर ये दही डाल के खाएं। दूसरी सूरत में होता है क्रीम और शहद डाल के खाएं, लेकिन अगर ये वाली दही डाल के खाएंगे, बच्चे मोटे भी होंगे। खास तौर पे जो बच्चे कमजोर होते हैं ना, पतले होते हैं, वो बच्चे मोटे भी होंगे। उनका टेस्ट डेवलप करें। या जो बंदे खुद कमजोर होते हैं, जो कहते हैं कि हमारे से उठ के चला नहीं जाता है, ठीक है, एक अजीब सी वीकनेस फील होती है, मैं कहती हूँ ये दही खाना शुरू कर दे, इंशाल्लाह देखते देखते आप लोगों में ऐसी एनर्जी आएगी। केले के साथ खाएंगे तो डबल हो जाएगा। साथ में इसके साथ एक और, दही मैंने आज तक नहीं खाया। एक और चीज रखो। मैं मुल्क से बाहर जाती हूँ ना, हर किस्म का दही लेती हूँ, सबसे अच्छा, पहले ये स्टोर चीज करती हूँ। अब ये देखो, उसके आगे कुछ भी नहीं है, ये इतना मजे का। फिजा ये देखो, ये है रोटी, ये बासी रोटी है जो कि, ठीक है, रात को जिनका खाया पिया डकार लेते ही, चाहे वो बेचारे 12-12, 14-14, 20-20 घंटे की फास्टिंग करते हैं, लेकिन उनका खाना इधर रखा रहता है, डकारे लेते हैं, सारा मुंह में आता है, ठीक है, उनके लिए ये एक बेहतरीन इलाज है। ये जौ की रोटी है, क्योंकि मेरे घर में बनती ही जौ की है, 70% जो इस्तेमाल होता है जब से मुझे शुगर हुई थी। तो ये बासी रोटी रात को आपने घी लगा के रख देना, देसी घी सादा, ठीक है, ये देखें, ये घी लगा हुआ है रोटी पे, सादा घी लगा हुआ है। एक साइड पे लगा के आपने अंदर रख दिया? हाँ हाँ, एक साइड पे ही लगता है घी, देसी घी, दो साइड पे थोड़ा लगता है। तो ये अच्छा, ये तवे पे नहीं हुई हुई है मतलब? नहीं नहीं, सादा रोटी बना के आपने घी लगा दिया, घी लगा के ये रख दिया। अब इसके साथ ना ये बाइट करो। ये कहते हैं ना कि चिकनी चीजें नहीं, चिकनी चीजें नहीं खानी मैदे के मरीजों ने। अच्छा, लेकिन ये आप लोगों को मैं गारंटी से दही के साथ खा लूं? दही के साथ ही खाना है, इसी दही के साथ। अच्छा, ठीक है, इस शक्कर वाली दही के साथ बासी रोटी का मैदे का कामयाब मुजर्रिब और आजमूदा इलाज है कि आपका चेहरा इतना खूबसूरत हो जाएगा कि लोग आपसे पूछेंगे, आप यकीन माने मेरे खालू जी, वो भी इंशाल्लाह आप भी मेरे पास मैदे के, जिगर के, इस तरह के देसी इलाज, ठीक है, देसी इलाज बहुत सारे इंशाल्लाह वक्तन लेके आऊंगी। लेकिन आप लोग आजमा के देखिएगा। चाहे किसी को गैस की वजह से ना, गैस की वजह से कहते दिल घबरा गया, अल्लाह ना करे वो ये सोचते हैं कि हमें शायद दिल की तकलीफ हो गई है, ठीक है, कोई खुदा ना खास्ता हमें दिल का अल्लाह ना करे कोई मसला होने लगा है, तो ये उनके लिए भी होता क्या है, सम टाइम की गैस जारी होती है, उस गैस की वजह से प्रॉब्लम, वो भी यही बासी रोटी और दही के साथ खाना शुरू करें। मैं कहती हूँ बादशाह वाला नाश्ता है ये, बादशाहों वाला। हाँ, ये आपका है। ओह माय गॉड। हाँ, ये आपका है, आप बादशाह हैं। आपा जी, हाँ जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं, आज के सारे नुस्खे तो बेस्ट थे ही, मगर ये जो दही वाला टोटका था ना, इट्स वन ऑफ द टॉप लाइन। और वाकई हम अपने ना दही, दूध, डेयरी चीज़ों से दूर हो गए, इसीलिए हमें कैल्शियम की भी कमी है। ये मल्टीविटामिन है आपके, मल्टीविटामिन। साथ में मैं बता दूं, शक्कर आपने डाली थी? शक्कर आपने डाली, आपने मेरी रिपोर्ट्स आज ही देखी हैं, वो भी मैं दिखा दूं? हाँ, बड़े काम की चीज़ है। मैंने रैंडम रिपोर्ट करवाई है अपनी, ऐसे ही 6-7-8 महीने हो गए थे मुझे करवाए हुए, तो आज आते हुए बड़ी बात है। 5.9 पे है इनका HbA1c, ये जो कि शुगर जो है इनकी नॉर्मल हो गई है। वेरी नाइस। और मैं आप लोगों के साथ ये प्रॉमिस कर चुकी थी कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं मल्टीविटामिन यही खाती हूँ सारे, मैं आर्टिफिशियल नहीं लेती। अल्लाह आपको जिंदगी दे। जबरदस्त आज भी हमारे साथ आपने शो किया, इतनी अच्छी चीजें बताइए, मगर ट्राई कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक। और अब हमारे पास जो सेगमेंट में मेहमान हैं वो हैं सिकंदर जमान खान साहब, और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ नाजरीन के टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल है, जहाँ पर हम जब टिकटॉक की बात करते हैं और कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं जो कि कंटेंट बहुत बुरा बनाते हैं या फिर कोई लाइव जाते हैं या कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं कि हर एक को टिकटॉक पे नहीं जाना चाहिए, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक पे ऐसा काम करें कि उस ऐप को मशहूर कर रहे हैं और अपनी इज़्ज़त भी बना रहे हैं और अपने घर वालों की और अपने काम की भी, मतलब जिनको मैं कहूँगी कि एक सिर्फ साफ़ सुथरा नीट काम भी करें, अपने कंटेंट को अच्छी तरीके से अपने देखने वालों में वायरल भी करें और अपने फैंस भी लोगों को बना रहे हैं। देखें, डॉक्टर भी हैं वो, तालीम उनके पास है, उसके बाद एक्टर भी हैं वो, ठीक है, और उसके बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं साथ साथ, और कुछ ऐसी पॉजिटिविटियाँ हैं इनके अंदर के इनको जो है इनके देखने वाले चाहने वाले इनको बहुत पसंद करते हैं और इनको वायरल करते हैं। देखिए, वायरल करने वाले आप लोग होते हैं, तो वायरल उन्हीं लोगों को किया करें जो मैं कहती हूँ हकदार होते हैं, जो आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और कोई कॉन्टेंट बनाते हैं। कंटेंट ऐसे ही नहीं बन जाता, कंटेंट बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, मेहनत होती है उसके पीछे, और उस मेहनत का सिला जब आप लोग पसंद करके देते हैं तो फिर ऐसे लोग हमारे पास बैठे होते हैं जो कि होते हैं डॉक्टर जी खान। क्या हाल है? Alhamdulillah. You're looking amazing. I like Really? your dressing. Yeah, white A in the compliment morning. coming from you is of course a compliment. ये वाकई compliment है. Really? And mashallah, you look amazing. Thank you so When much. last time I saw you at some restaurant around in 2019 or 18. Yeah. उसके बाद अभी मैं देख रहा हूँ, मतलब आप उससे बेटर हुई है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नहीं कि मैं मक्खन लगा रहा हूँ. I am being honest. आप लगा भी ले, मक्खन भी लगाए, जैम भी लगाए, हाँ, मगर फिर वो मैं जब तक घर जाऊंगी तो मेरी बेटी मुझे खा जाएगी। क्यों? मक्खन जैम के बाद बहुत शौक से खाती हूँ। नहीं, खैर ये वो वाला मक्खन नहीं है, वो हम उसे खाने नहीं देंगे। लेकिन आपने फर्स्ट टाइम किसी ने मेरा नाम सिकंदर जमान खान लिया। नॉर्मली डॉक्टर जी खान इतना वो हो चुका है, तो आपने लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि अक्सर ना ये मीडिया नेम और ब्रांड नेम के पीछे हमारा वो ओरिजिनल नाम कहीं ना कहीं छुप जाता है। तो मुझे अच्छा लगा आपने वो नाम तो दिया। जी खान जो है ये नाम कैसे पड़ा और जी खान क्या करना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे? यू आर अ डॉक्टर एज वेल, Yes, तो I'm a डॉक्टर का क्या ख्वाब देखा था, डॉक्टरी में क्या करना चाह रहे थे, ये जरा बैकग्राउंड स्टोरी। अच्छा, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि हमारे घरों में शुरू से या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और हमारे यहाँ बाकी फील्ड्स का स्कोप अब थोड़ा लोग अवेयर हुए हैं, आईटी की तरफ आ रहे हैं और इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, तो वो शुरू से ज़हन में डाल दिया कि डॉक्टर बनना है। तो मैं पढ़ाकू तो था, थोड़ा बीच में जरा वो हुआ एस्केप, जैसे मैट्रिक के टाइम पे या एफएससी में होता है ना, आप नए नए ग्रो करते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत था, लेकिन मेरे पेरेंट्स और कुछ मेरा अपना भी एक डिवोशन था, तो मैं पढ़ाई से बिल्कुल हटा नहीं, लेकिन बस वो हुआ बीच में, तो वो मेडिकल तो करना ही था और कोई फील्ड समझ ही नहीं आती थी मुझे वो टॉप ऑफ द लाइन चीज पसंद थी, तो मेडिकल और टॉप ऑफ द लाइन के भी आपने डॉक्टर बनना क्या चाह रहे थे डॉक्टर बन के, मतलब कौन सी फील्ड को? अच्छा, ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ड्यूरिंग एमबीबीएस या कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हमें ये गाइड ही नहीं किया जाता आगे आपने क्या बनना है, बस हमें एक जज्बा होता है कि हमने डॉक्टर बनना है, लेकिन आफ्टर एमबीबीएस रियलाइज होता है कि शुरू से आपको पता होना चाहिए आपने किस स्पेशलिटी में जाना है। फिर एमबीबीएस के बाद आप कंफ्यूज होते हैं आधा टाइम तो ये सी चीज में कि मेरी नीश क्या है या मेरी, मुझे लगता है आपको प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए था, डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए था। तो मैं आ गया डर्मेटोलॉजी में। आई हैव डन माय स्पेशलाइजेशन एस्थेटिक फिजिशियन। मैं एस्थेटिक फिजिशियन, मैंने ऐसे हिंट मारा है। एग्जैक्टली वैसे मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, आई एम वर्किंग विद गवर्नमेंट सेटअप। अभी मेरी ग्रेड 18 में प्रमोशन हुई है, तो उधर तो मैं चिल्ड्रन पीड्स को हैंडल कर रहा हूँ। लेकिन मेरी यही आप वाली बात के अंदर था कि मुझे या प्लास्टिक सर्जरी में जाना है, या तो प्लास्टिक सर्जरी है कि वो सर्जरी 8-8 घंटे की खड़े होकर करना, बालों का भी वो होता है, वो कमर का भी वो होता है, और मैं तो मीडिया में भी हूँ, तो हमें तो बस हर जगह, तो मुझे लगा कि एस्थेटिक ऐसी फील्ड है कि वो दोनों जो सर्जरी को भी टच कर रही है और मेडिसिन को भी, तो एस्थेटिक में स्पेशलाइजेशन की। अब उसके साथ डर्मा करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं पाकिस्तान से नहीं, वो मैंने फॉरेन में। वो कितने टाइम का है? वो 1 ईयर का है, लेकिन वो जापानीज डॉक्टर्स के साथ है, तो मैंने कहा मैं करूँ तो 1 साल प्रॉपर दे दूँ इस फील्ड को, तो वो जापानीज। आपके लुक्स भी थोड़े से जापानीज से मिलते हैं, मगर हाइट आपकी थोड़ी लंबी है। मेरी आधी फैमिली जापान में ही बेस्ड है, मेरी मदर, वो सब मेरे भाई, उनकी मिसेज और मेरे भतीजा भतीजी, तो मुझे लगता है करते करते मुझ में भी सारा जापानीज टच है। मेरा बचपन भी जापान में ही गुजरा है। तो ये गाना आपको आता है, मेरा जूता है जापानी, पतलून, हाँ पतलून अब इंग्लिस्तानी हो गई आजकल फैशन में, तो फिर उसी फिर भी दिल है पाकिस्तानी। तो यार फैमिली में वैसे कोई सही वाले जापानीज भी हैं या बस आपकी फैमिली चलेगी तो शक्ल मिलना? नो, मेरी भतीजा भतीजी, उनको वो मेरे साथ, अच्छा उनमें और मेरे में 3-4 साल का गैप है, मगर उनको मैंने पाला है, पोसा है। मैं कोई देखने में आपको बड़ा लगता होगा कि शायद मैं बस लव, ऐसा नहीं है, आई एम वेरी मैच्योर पर्सन। तो मेरे भाई के जो बच्चे हैं जापानीज, उनकी मदर प्योर जापानीज है, तो वो यहीं पले बड़े हैं। एक को मेरे आपकी दादी और नानी जो है वो तो नहीं है ना जापानीज? मेरी ग्रैंड मदर का थोड़ा बहुत है इन्फ्लुएंस। मेरे नाना जो थे ही वो जापानीज आर्मी, तो थोड़ा, लेकिन मेरी जो भतीजा, मगर कोई जापानीज है? हाँ, देयर इज एलिमेंट। तो ये है कि मेरे जो भतीजा भतीजा उनकी अपब्रिंगिंग मैंने की है, एक को डॉक्टर बना दिया, वो सब। मगर कोई जापानीज है?
हाँ थोड़ा बहुत शायद माजी में है जिसका टच मुझ में माजी आ में गया। कोई एक शख्स हाँ है जो यहाँ तक पहुंच जो गया। आपके खानदान में इन्वॉल्व हुआ है, हाँ। जिसकी वजह से ये जापानीज इतना और ज़्यादा- डेस्टिनी हमें जापान ले भी गई। और ले भी ले भी गई, देख वाह। ले। तो भाई एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और थोड़ी सी जापानी भी आती है आपको? चुत्तो नहीं हूँ हर शीशी देखी रो। अच्छा हम मुझे एक्चुअली मैं बहुत अरसे से गया नहीं, जब आप बचपन में बहुत अच्छी बोलती थी, फिर वो जाना लंबा ब्रेक आया तो वो थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ मैं गई। भी फराल से को सीखे जाता चक चक जो है कैट चों बिल्कुल। और आप जैसे लोगों को हमने मौका देना है। एक और चीज़, आपके यहाँ पे जो असिस्टेंट बैठे हैं, ठीक है ना, वो कोई सॉरी आप बता रहे हैं कि इंडोनेशिया या कहाँ किस लैंग्वेज में सॉरी को गाली कहा जाता है? हाँ मुझे उससे कहा कि इंडोनेशिया में कोई गाली है, सॉरी जो है वो अगर वहां का जो सॉरी है वो पाकिस्तान में गाली बनता है। हाय हाय तेरी डैश की डैश मतलब समथिंग, वो डैश में खुद आप अपने हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, साथ में 4 ऑप्शंस भी नहीं दे सकता, वो इतने अजीब अजीब ऑप्शन है। तौबा तौबा नाउजुबिल्लाह। हाँ। अच्छा तो सॉरी हर जगह नहीं चलती है। हाँ हर जगह नहीं और चलती। यहाँ पर हम कहते हैं कि अंग्रेज चले गए, थैंक यू और सॉरी चला सॉरी छोड़ गए हमारे लिए। गया। यार ये क्या चक्कर है ना? हाँ हर जगह सॉरी नहीं चलती है, राइट। हाँ। अच्छा मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आपको अभी ब्रेक में मैं क्योंकि बात कर रही थी, जी, आपको जी। सोशल मीडिया हो या खोचल मीडिया हो या फिर आपको ये पूरा जो मीडिया है इसके बारे में सारी खबर है, ये बड़ी बात है। आप एक्टिव कैसे हैं इतना ज़्यादा? बेसिकली जब आप एक्टिविस्ट होते हैं और प्लस ये कि मतलब बीइंग एन एक्टर या बीइंग, मैं एक्टिंग भी कर चुका हूँ उसमें, तो आप हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। प्लस मैं डॉक्टर भी हूँ, पब्लिक प्रोफेशन में भी हूँ, तो वहाँ पे भी मेरा पब्लिक लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत होता है। फिर सोशल मीडिया पे भी मैं हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीचेस भी करता हूँ, मैं एज अ स्पीकर भी जाता हूँ मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने आती हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उन एक्सपीरियंस की बेसिस पे और ऑब्जर्वेशन की वजह से, तो इतना भी नहीं हूँ, खैर आपने ज़्यादा तारीफ कर दी मेरी, इतना भी मैं नॉलेजेबल नहीं हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि ये बात मुझे समझ आ रही है, मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ, तो मैं अपनी ओपिनियन दे देता हूँ। मगर लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अदरवाइज मुझे कहते हैं कि आपका जो लुक है तो बड़ा वो ग्लैमरस सा है, लेकिन जब बात करते हैं तो बड़ी मैच्योर है, वो बड़ा पसंद करते हैं। तो अब ऐसा से लोग मुझे मजबूर करें कि मैं ये अपना ग्लैमरस और ये एंटरटेनिंग कंटेंट छोड़ के सिर्फ मैं अब्बा जी बन के वो मोटिवेशनल स्पीचेस दूं, तो फिर लोगों के लिए करना पड़ता है। आपका स्टाइल जो यूनिक स्टाइल है, आपने स्पेशली बनाया या फिर ये मैं जापान में रहा ना कुछ अरसा, आफ्टर MBBS पहले तो मेरा लुक बहुत डिफरेंट था। कादिम पाशा साहब का जो सीरियल था थोड़ा सा आसमान, तो उससे मेरा बड़ा एक डिफरेंट सा वो था। मैं जब जापान गया तो टोक्यो में लोगों को मैं देखता था बड़ा लार्जर देन लाइफ उनका फैशन होता था, तो वो मेरे थोड़े बाल बड़े हो गए, तो वो मुझे अच्छा लगा। फिर जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो वो सडनली वो जब आप टीन एज क्रॉस करते हो आप तो ग्रूम हो जाते हैं ना, तो पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग। और हमारा बचपन में बालों का भी इशू रहता है, शेप ही नहीं बनती, तो बड़े बाल जब हुए तो बड़ा सिमेट्रिकल सा शेप आता था, तो लोग बड़ा लाइक करते थे। बस मैंने कंटिन्यू कर लिया। फिर ये जैसे माइकल जैक्सन, लेडी गागा, वेस्ट में आप जाएं, जितने लार्जर देन लाइफ लोग हैं तो ये बड़े सेलिब्रेटेड होते हैं, तो मैंने कहा ये करें। कुछ लोग पसंद करते लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा, हमारे यहाँ आपको पता है डबल सिलसिला चलता है ना, कुछ लिबरल माहौल भी है तो कुछ थोड़ा सा जरा वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। मगर कभी कोई इस तरह की भी तो बात करता होगा, आपको पता है कोई जटपूट लोग भी होते होंगे, उनके पास से आप गुजरते होंगे तो कहते हैं यार ये देखो उसने कैसे लंबे बाल रखे हैं। हाँ काफी तो करते हैं, लेकिन क्या रिप्लाई करते हैं? पहले नहीं, डायरेक्ट मेरे मुंह पे कोई नहीं बोल सकता क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रिक्ट और मेरा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सा और है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे मुंह पे बात कर सके। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स एक वर्ड ऑफ माउथ तो होता है, लेकिन वो फिर मेरा जो एजुकेशन और अब तो लोग आप जैसे बाल रखते भी होंगे, अब तो रख रहे हैं ना। अच्छा मैं अब ये बोलूंगा फिर लोग कहेंगे इसको लगता है हर बंदे से कॉपी कर रहा है। एक चीज मैंने बड़ी ऑब्जर्व की 2020 से, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, ये जो आजकल बड़े आपको वायरल लोग कुछ नजर आ रहे हैं, नए नए नाम वायरल हुए हैं, ये पहले हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट से बैठ के नीचे हमें कहते थे वी आर अ बिग फैन ऑफ यू, मुझे इंस्टा पे मैसेजेस आते थे वी आर आवर इंस्पिरेशन। अब वो वायरल होने के बाद उन्होंने हमें अनफॉलो भी कर दिया और वो ये बात मानते नहीं है। अच्छा। तो बड़ा लोगों ने फैशन भी वो किया है, लेकिन ठीक है, जिसका मुझे समझ आ जाती है कि लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ इसने किया, जिनका नहीं है तो फिर मेरे पास सबूत नहीं होता, मैं बोल नहीं सकता। लोग कहेंगे ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है, लेकिन करते हैं। अच्छा आपको भी काफी लोग करते अभी हैं। अनाउंस करने लगी हूँ, वो बड़े मजे की है, मगर उससे पहले क्योंकि साहिर भाई की बात पे बात कर रहे थे हम लोग, हाँ, साहिर क्योंकि भाई, the मैंने legend। आपको खास मैसेज भेजा था एक अपने पॉडकास्ट में जिसमें मैंने साहिर भाई की बात की बिल्कुल, थी। बिल्कुल। तो ऑल्दो एक बड़ा स्टार आपके स्टाइल को आपके तरीके से बोल भी रहे हैं और आपको प्रमोट भी किया, मुझे लगता है कि उन्होंने आपको पॉजिटिवली हाँ, प्रमोट भी किया। that's a honor for me, ठीक है ना, हाँ। क्योंकि देखें बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी उसी को चुनेंगे जो कोई उनको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको शायद आप अच्छे लगे, उन्होंने आपकी चीज़ों को चूज़ किया। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दूसरा ये कि हम जी के साथ जो है ना एक ज़बरदस्त सेगमेंट प्लान कर रहे हैं जो कि मंथ में ट्वाइस आप ज़रूर देखेंगे, डिफरेंट तरीके का, जिसमें मीडिया की, लोगों की सारी बातें जो हैं आप जी खान के थ्रू सुनेंगे हमारे मॉर्निंग शो में। तो स्टे ट्यून, आपको मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखेगा।